कितने प्रोटोकॉल्स हो गए अपने? कितने कितने हो गए टोटल? मैम 7। 7। ओके, चलो अब फीवर पे आते हैं। तो फीवर जो है बहुत, इट इज वेरी कॉमन. So based on clairvoyant observations, the whole body of a person who has fever is depleted and surrounded by a thin grayish red aura. The front and back solar plexus chakras are congested and filled with dirty red energy in case of fever. ठीक, आगे बढ़े. मॅम डर्टी एनर्जी, रेड डर्टी एनर्जी म्हणजे तुम्ही म्हणताय का? हाँ, ऑरा में डर्टी ग्रेइश रेड ऑरा मिलता है फीवर के केस में, अगर क्लैरवॉयंटली ऑब्जर्व किया तो. क्योंकि क्लैरवॉयंस जो होता है वो सबके पास में नहीं होता है. दोज हु आर क्लैरवॉयंट, जिनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड होता है, एंड दोज हु आर डेवलप्ड पर्सन, वो लोग क्लैरवॉयंस की मदद से ऑरा को इस तरह से माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो वहां पर उस केस में जिस पर्सन को फीवर रहता है उसके ऑरा में ग्रेइश रेड एनर्जी दिखती है, प्लस उसका जो सोलर प्लेक्सस चक्र होता है उसमें भी डर्टी रेड एनर्जी मिलती है. So by removing the grayish red energy from the whole body and by decongesting and removing the dirty red energy from the front and back solar plexus chakra, the fever will subside very quickly. तो अगर फीवर है तो फ्रंट और बैक सोलर प्लेक्सस चक्रा में से जितना ज्यादा हम लोग क्लीन करके डर्टी ग्रेइश रेड एनर्जी को रिमूव करते हैं उतने जल्दी फीवर कम होता है. बेसिक चक्रा को भी हम बहुत सारा क्लीन करते हैं इन केस ऑफ फीवर, और उसको एनर्जाइज नहीं करते हैं, ये आप सबको पता है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट 70 to 80% केसेस में क्या होता है, फीवर आर कॉज्ड बाय ईदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट infection or by GST, means gastrointestinal infection. So if the patient has stuffy nose, cough or sore throat and or difficulty in breathing, then the patient may have respiratory infection. If the patient has abdominal pain, vomiting, loose bowel movement and or blood in the stool, the patient may have gastrointestinal infection. यहाँ तक समझ में आया या इसको एक्सप्लेन करूं? दीदी दीदी थोड़ा सा एक्सप्लेन, आपने गैस्ट्रो को बोला से एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना इसको. ठीक है ठीक है ठीक है. तो अभी हम वापस मुद्दे पर आते हैं कि मतलब फीवर जो होता एक है, जैसे हाँ रीड की जगह थोड़ा सा आप अपनी लैंग्वेज में बस दो ऐसा ही हूँ कि हाँ वही बता रही हूँ कि 70 से 80% जो केसेस होते हैं फीवर के, तो उसमें क्या होता है, क्यों होते हैं फीवर आने के पीछे का रीजन होता है किसी तरह का इन्फेक्शन है बॉडी में, या तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मतलब सांस संबंधी कोई तकलीफ होती है, किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन मतलब जो हमारा आहार नली से संबंधित है ना, डाइजेशन से संबंधित है, उस तरह का अगर कोई इन्फेक्शन होता है तब
या और उसकी वजह से जो स्टूल होता है उसमें भी ब्लड आता है। स्टूल का मीनिंग क्लियर है? यस 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 मैम। यस। ठीक है, तो उसमें भी अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है, दैट मीन्स किसी तरह का कोई इन्फेक्शन पेट में है, जैसे पेट दर्द होना, वोमिटिंग होना, है ना। फिर लूज बॉल मूवमेंट मतलब लूज मोशंस होना, डायरिया होना। अब यह रात्रिका को हंसी आएगी। तो ऐसे केसेस में पेशेंट को फीवर आता है। क्लियर? आगे बढ़े। बढ़े आगे। अरे बोलो भाई। जी जी जी। वो सबने हाँ, गर्दन हिलाई तो मैंने कहा कि ठीक है, गर्दन हिल गई सबके। पर वो उनकी गर्दन मुझे दिखाई नहीं दे रही, मैं आवाज सुनना चाह रही हूँ क्योंकि मेरा ध्यान बुक में है। चलो, ओके। सो औरतों के केस में, इन वुमेन, औरतों में जब ये होता है, क्या होता है, आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। ठीक है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो होता है पेशाब की थैली। पेशाब का कहाँ से बनता है? वो छन कर आता है हमारे किडनी से। तो किडनी से जो दो नलियां आती है हमारी पेशाब की थैली में, वहां पर, और जो नली होती है उसमें, है ना, उसमें जब इन्फेक्शन होता है तो लोअर एब्डोमिनल पेन होता है और उस केस में भी फीवर आता है। राइट? तो उसमें सिम्टम्स क्या है? पेन होता है आपके लोअर एब्डोमिनल पोर्शन में। फिर यूरिनेशन में पेन होगा, दिक्कत होगा। पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन प्यूबिक एरिया। और क्या होगा? या लोअर बैक पेन, पीछे से कमर में दर्द होगा नीचे के हिस्से में। तो ये सारे सिम्टम्स है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। उस केस में भी फीवर होता है। तो अब हम लोग इसको हील कैसे करते हैं? चक्रल एक्टिवेटर जो है ना, रोज क्वार्ट्स जो है बॉल, उसको हम लेते हैं रिसीविंग हैंड में, और लेजर क्रिस्टल होता है हमारा राइट हैंड में, जो कि हमारा प्रोजेक्टिंग हैंड होता है। टंग टू पैलेट कनेक्ट करते हैं। थर्ड स्टेप है अप्लाई जनरल स्वीपिंग। जनरल स्वीपिंग करते हैं जिगजैग स्ट्रेट, इस तरह से, सेंटर लाइन, आई लाइन, ईयर लाइन, शोल्डर लाइन एंड एंटायर ऑरा, फ्रंट मेरिडियंस एंड बैक मेरिडियंस में। इस तरह से जनरल स्वीपिंग होने के बाद फिर क्या करते हैं? फिर आते हैं हम लोग पर्टिकुलर जो अफेक्टेड पार्ट है उस पर। और कहाँ कहाँ क्या क्या अफेक्टेड होगा? फीवर के केस में फीवर भी है, इन्फेक्शन भी है। तो फ्रंट हार्ट, बैक हार्ट चक्रा को क्लीन करते हैं, बैक हार्ट चक्रा को एनर्जाइज करते हैं। उसके बाद आते हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा पर। ठीक है, पता है ना, सोलर प्लेक्सस चक्रा में डर्टी ग्रेइश रेड एनर्जी भरी हुई रहती है। तो वहां पर हम उसको क्लीन करते हैं बहुत अच्छी तरह से, जिगजैग और स्ट्रेट मोशन से। और इस प्रोसेस को दोहराते हैं 5 टाइम्स एटलीस्ट। हम चाहें तो इसको सोक करके भी क्लीन कर सकते हैं। मॅम सोलारचं परत सांगा ना, म्हणजे तुम्ही म्हणालात की जनरल स्वीपिंग नंतर अफेक्टेड भागाकडे यायचं, पण हो, अफेक्टेड भागाच्या आधी आपल्याला फ्रंट बॅक हार्ट चक्र आपल्याला क्लीन करायचंय. हाँ, हार्ट देन फ्रंट एंड बैक सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो फ्रंट एंड बैक सोलर प्लेक्सस चक्रा को आप सोक करके भी रख सकते हैं, क्योंकि सोकिंग से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। फिर उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ईच पार्ट हम लोग 5 टाइम्स क्लीन करेंगे। देन सेंटर ऑफ द चक्रा, देन सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ द चक्रा, मतलब 4 पार्ट्स ये हो गए सेंटर ऑफ द चक्रा, 5 पार्ट्स, और 6th पार्ट उस सेंटर का भी सेंटर होगा। ठीक?
उसको आप अच्छी तरह क्लीन करते हो और डिस्पोजल यूनिट में डालते हो, और ये जो स्टेप है उसको मैक्सिमम टाइम में भी 10 टाइम्स भी आप कर सकते हो। ओके, आपने क्या किया, जस्ट क्लीन किया, सोक किया, छोड़ दिया, फिर उसके बाद 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। हर पार्ट को हम लोग 5 टाइम्स करते, तो हर पार्ट को आप 10 टाइम्स करो। क्लियर हुआ? ठीक, ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। अप्लाई लोकलाइज स्वीपिंग इन अ स्लाइड zigzag मोशन ऑन द बैक सोलर प्लेक्सस चक्र आल्सो। मतलब फ्रंट में भी, फ्रंट सोलर और बैक सोलर दोनों को इसी तरह से डीप क्लीनिंग करना है। क्लियर? आगे बढ़े। हे येस तुम्ही मॅम. सोलरच सांगितलं ना मॅम, फ्रंट अँड बॅक सोलरच हाँ, सांगितलं ना? फ्रंट एंड बैक सोलर प्लेक्सस चक्रा का एक साथ ही मैंने बता दिया। हाँ, एक साथ ही मैंने बताया, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम प्रोसीजर हमको अप्लाई करना है, इसीलिए एक साथ बताया। म्हणजे दोघांचे पण आपल्याला 4 पार्ट्स करून नंतर 5th पार्ट आणि मग 6th पार्ट दोघांचे वेगळे वेगळे, म्हणजे ह्याचे 6 येस ह्याचे 6. येस येस आणि येस. सोक करताना सोक आधी आपण समजा क्लीन सो केलं, आधी हाँ, फ्रंट बॅक, येस येस. त्यानंतर सोक. हा, त्यामध्ये कलर्स असं घ्यायला वेगळे आहेत का, कसे? देखो, जब हम इसको साइकोथेरेपी करते हैं, तो साइकोथेरेपी में हम कौन सा कलर प्राणा यूज करते हैं? कशासाठी, क्लिनिंग साठी? हाँ, साइकोथेरेपी में मोस्टली हम कौन सा कलर प्राणा यूज करते हैं, ब्रिलियंट टॉयलेट करत असतो है ना? आपण. तो हाँ. ब्रिलियंट वायलेट प्राणा से ही हम लोग साइकोथेरेपी में सोक भी करते हैं, हम्म, जो बहुत ज्यादा डर्टी चक्रा होता है, राइट? हम्म. और जब इंटरनल ऑर्गन पर आते हैं, इंटरनल ऑर्गन टेक्निक में हम कौन सा कलर प्राणा यूज करते हैं जनरल स्वीपिंग के लिए? ग्रीन. यस, ग्रीन, लाइट व्हाइटिश ग्रीन। और ये और जब हम लोग इस पर आते हैं, अब हमने साइकोथेरेपी में अच्छे से सोक कर लिया, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, जब आते हैं इंटरनल ऑर्गन टेक्निक पे, तो हम लोग ग्रीन ऑरेंज से जस्ट क्लीन करके उसको थोड़ा सा हम सोक भी कर सकते हैं, और नहीं किया तो भी चलेगा। फिर भी हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, इस तरह से हम उसको फ्रंट और बैक सोलर को अच्छे से डीप क्लीन करते हैं। क्लियर? प्रोसेस सेम, कलर प्राणा डिफरेंट, साइकोथेरेपी में अलग, इंटरनल ऑर्गन में अलग। आगे बढ़ते हैं। एनर्जाइज द फ्रंट एंड बैक सोलर प्लेक्सस चक्रा फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसके बाद फ्रंट और बैक सोलर प्लेक्सस चक्रा को एनर्जाइज भी करते हैं। एनर्जाइज कौन से प्राणा से करोगे? इन जनरल वाइट से करते हैं, और अगर सोलर प्लेक्सस चक्रा बार बार आपका बड़ा हो रहा है ना, साइज उसका बड़ा हो रहा है, तब आप कौन सा कलर प्राणा से उसको नॉर्मलाइज करोगे? ब्लू मैम ग्रीन ब्लू वायलेट। ग्रीन ब्लू वायलेट भी आप डाल सकते हो, और उसके अलावा आप अगर व्हाइट डालते हो, व्हाइट डालने के बाद भी अगर उसका साइज बड़ा लगता है, तो लाइट व्हाइटिश ब्लू से उसको लोकलाइज इनिबिट कर सकते हो, इनिबिट करते हैं हम उसको. इनिबिट करते हैं। कोणता मॅम, बॅक हार्ट चक्र बोलतायत ना? हार्ट नहीं, फ्रंट एंड बैक सोलर प्लेक्सस चक्र। हा, बॅक हार्ट पेक्षा जर जास्त एक्सपांड असेल तर? यस, मैम कंपैरिजन हार्ट को कभी भी अपन लोग वो नहीं करते ना, इनिबिट कभी भी नहीं करते हैं बैक हार्ट को, तो नेवर एवर, कभी भी नहीं करते कभी हैं. नहीं करते, कभी भी नहीं। सोलर को ही इनिबिट करते हैं, या फिर कभी अपन जो अपना थर्ड आई जो वाला ऊपर वाला रहता है अजना, उसको भी अपन कभी कभी अपने को वो करना चाहिए इनिबिट, बस. हाँ, किस केस में? इन जैसे केस किसी को ऑफ एंगर हेडेक, एंगर हो, हेडक हो. हेडेक, हाँ, हेडेक, और वैसे अपन साइको है ना? कर रही है, साइको जब कर रहे हैं तो किसी को गुस्सा बहुत आता हो, या मतलब एकदम पावरफुल ज्यादा हो रहा हो, तब भी ऐसा कर सकते हैं अपन. हाँ, आज्ञा चक्र को भी हम नॉर्मलाइज करते हैं, सिर के हिस्से के सारे चक्रास को हम लोग चेक करते हैं, उनको भी नॉर्मलाइज करते हैं। और क्या करते हैं, मैगमेन चक्रा को भी हम चेक करते हैं कि भाई क्या हो रहा है इसमें। गुस्से के केस में, एंगर में, तो मैगमेन भी बड़ा होता है,
तभी तो ब्लास्ट होता है, बेसिक भी एकदम बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग फ्रंट और बैक हार्ट चक्रा के केस में। बैक हार्ट चक्रा को हम कभी भी इनहिबिट नहीं करते, लेकिन फ्रंट हार्ट चक्रा को करते हैं। किस केस में करते हैं बताओ? एखाद्याचं मन संकुचित असेल तर सेल्फिश सेल्फिश, सेल्फिश अगर है, कुछ लोगों का आदत रहता है ना, बस मुझे मिले, लाओ लाओ लाओ। आणि अब चेक कंजूस, करना, हाँ अब लोभी चेक करना, लोभी हाँ अब चेक करना, ऐसे लोगों का ना फ्रंट हार्ट चक्रा बैक हार्ट चक्रा से बड़ा आएगा। हम्म. तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि फ्रंट हार्ट चक्रा बैक हार्ट चक्रा को क्लीन करते हैं, बैक हार्ट चक्रा को बड़ा करते हैं, और फ्रंट हार्ट चक्रा को थोड़ा सा लाइट वाइटिश ब्लू डाल के थोड़ा छोटा करते हैं, ताकि वो पर्सन सिर्फ अपना ही ना सोच सके, वो बाकी लोगों का भी सोचे। आणि ठीक मॅम है, ह्या टेक्निक मध्ये म्हणजे आता तुम्ही जे बोललात ना, पहले हमें बैक हार्ट चक्रा है वो तो बड़ा है, लेकिन उससे बड़ा अपना फ्रंट हार्ट चक्रा है, तो हमें पहले क्लीनिंग वगैरे करायचंय का त्याच्यात क्लीन दोन्ही करना हाती? ही है, हाँ दोनों को क्लीन करना है, हा क्लीन म्हणजे दोनों को करना है। बॅक फ्रंट, मग पुन्हा बॅक क्लीन करून बॅक एनर्जाइज करून मग पुन्हा हाँ आपण इकडे यायचं हाँ, फ्रंटकडे. मग हम्म। फ्रंटकडे आल्यावर मग आपण इंटेन्शनने हे करायचं क्या ना, म्हणजे वाईट. उसको चेक करना, उसको चेक करना अब क्या हाल है क्लीन करने के बाद। फिर भी बड़ा है तो उसको थोड़ा सा इनिबिट करना, लाइट वाइटिश ब्लू डाल के। इनबिट म्हणजे कुठल्या मुवमेंट? स्ट्रेट सरळ इनिबिट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाईज ना? हा हा. क्लॉकवाइज। आणि मग हे और असं नाही इंटेंशन, करायचं ना, असंच करायचं ना, फक्त हाँ इनबिट कर. ऐसे ऐसे इनिबिट, चक्रा है ना सामने, उसको इनिबिट कर रहे, इनिबिट इनिबिट इनिबिट, उसको इंस्ट्रक्शन भी देना है। ओके ओके. अब जैसे बिगर 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 इंस्ट्रक्शन देते हैं बैक हार्ट को, वैसे ही फ्रंट हार्ट चक्रा को इनिबिट। हम्म. ओके मैम. क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। हम्म. अब है फिर है अप्लाई लोकलाइज स्वीपिंग थॉरोली ऑन द अपर एंड लोअर एब्डोमिनल एरिया, है ना। फीवर है तो अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की वजह से, मतलब पेट में कोई इन्फेक्शन है उस वजह से फीवर है, पेट दर्द हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो उस केस में हम पेट को भी अच्छे से क्लीन करते हैं। अब यहाँ पर आता है कि पेट को कौन से प्राणा से हम लोग क्लीन करेंगे, व्हाइट फटाफट बोलो भाई। व्हाइट ग्रीन मॅम ग्रीन आणि ऑरेंज येणार ग्रीन और ना ऑरेंज से क्लिनिक? देखो, अगर किसी को वोमिटिंग है, आपने ग्रीन और इनसे किया तो बेचारे का वोमिटिंग और बढ़ जाएगा, बेचारा वोमिट करता ही रहेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको पहला समझना है केस क्या है। अगर बताओ, अगर किसी को ये है टाइफाइड फीवर है, टाइफाइड फीवर में तो जो इंटेस्टाइन होता है, बड़ी और छोटी जो इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, वो परफोरेटेड हो जाती है, मतलब बहुत छलनी हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप वहां ग्रीन ऑरेंज यूज करोगे तो क्या हो जाएगा उसका, वाढेल ते. वो टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो उस केस में आप क्या करोगे, जस्ट व्हाइट प्राणा, व्हाइट डिवाइन प्राणा से क्लीन करना है इन केस ऑफ टाइफॉइड। और इन जनरल अगर स्टमक पेन है तो लोकलाइज करो उसको, लोकलाइज करके फिर उसको क्लीन करो। क्यों? क्योंकि जो हमारा यहाँ पर जो एब्डोमेन होता है ना, ईसोफेगस इस तरफ जो आएगा, तो उसको वो प्राणा नहीं जाना है, वो अगर आया तो वो बेचारा वोमिट कर करके हैरान हो जाएगा। तो सिर्फ पेट को आपको लोकलाइज करो, लाइट वाइटिश ब्लू ब्लू ब्लू, देन क्लीन ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ग्रीन से ही करोगे तो ही बेटर है। और अगर लगता है कि हाँ आपने उसको लोकलाइज कर दिया है तो जस्ट लाइट वाइटिश ऑरेंज 1 या 2 राउंड बस, वो भी बहुत केयरफुली
अगर आपको लगता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो अभी इस समय, तो जस्ट क्लीन विथ लाइट व्हाइटिश ग्रीन और व्हाइट टू बी सेफर साइड, क्योंकि व्हाइट प्राणा में सभी कलर प्राणास के प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अप्लाई मैम लोग, हाँ तो भले ही कौन सा भी ऑर्गन रहे, आपने स्टमक बोला ठीक है, बट अगर कोई और ऑर्गन को ऐसे हो जाता है, सो इज इट लाइक वी हैव टू डू लोकलाइजेशन फॉर दैट ऑर्गन? आजू हाँ, बाजू के ऑर्गन्स करने इफेक्ट से ना हो इसके लिए, हाँ जस्ट हाँ टू बी कर ऑन अ सकते सेफर हैं। एंड हाँ कर हाँ सकते हैं, कर राइट? ओके। सकते हैं, कर सकते हैं। वही डिपेंड है करता है। जैसे अपन लोग को पता है ना कि भाई अभी हमको ये डिश बनानी है, ठीक है, तो अब कुछ डिशेस जो होती है वो स्वीट होती है, कुछ आपकी नमकीन होती है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली वो इंग्रेडिएंट्स डालते हो ना, करते हो ना। तो वैसे ही आपको सोचना है कि भाई ये केस है, तो अब इस केस में मुझे कैसा करना है ना, सोचना है। जस्ट एक ये एक आइडियल फॉर्मेट है तो ऐसे ही करना है, ऐसा मत करना। जस्ट थिंक, सोचो। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपने नोट्स पर जाओ, जो आपने नोट्स बना रहे हैं। और अगर तभी भी अगर आपके पास में नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप कॉल करो, बट गलत कलर प्राणा का इस्तेमाल मत करो। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन, अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के केस में हम लोग और कौन से हमारे चक्रा को हम क्लीन करते हैं? कौन सा ऐसा मेजर चक्रा है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन्फेक्शन के केस में? बेसिक चक्र ना मैम। और कोई ऑप्शन? थ्रोट, थ्रोट। सोचो सोचो सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट। कौन सा चक्रा एनवायरमेंट से फ्रेश प्राणा लेकर पूरे आपके एनर्जी स्प्लीन बॉडी को, चक्रा। चक्रास को, यस, पूरे चक्रास को, पूरे सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करता है, दैट इज स्प्लीन चक्रा। सो आपको स्प्लीन चक्रा भी इन्फेक्शन के केस में बहुत अच्छे से बार बार उसको क्लीन करते रहने की जरूरत है। क्यों? ताकि फ्रेश प्राणा एनवायरनमेंट से जितना वो लेता रहेगा और डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा तो हीलिंग फास्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अप्लाई लोकलाइज स्वीपिंग एंड एनर्जाइजिंग ऑन द नेवल चक्रा, क्राउन चक्रा, हैंड माइनर चक्रास एंड सोल माइनर चक्रा। अब इन्फेक्शन है, फीवर भी है, तो फीवर के केस में हम लोग क्या करते हैं? इन्फेक्शन है, पेट में इन्फेक्शन है, तो नेवल चक्रा भी क्लीन होगा। फीवर है, क्राउन चक्रा भी क्लीन होगा, हैंड माइनर चक्रास भी क्लीन होंगे, सोल माइनर चक्रास भी क्लीन होंगे। इफ द फीवर इज ड्यू टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से फीवर है तो फिर क्या करते हैं? लंग्स को भी क्लीन करते हैं, फ्रंट साइड बैक। फ्रंट से लाइट व्हाइटिश ग्रीन से, साइड से भी लाइट व्हाइटिश ग्रीन से, बैक साइड से लाइट व्हाइटिश ग्रीन एंड लाइट व्हाइटिश ऑरेंज से क्लीन करते हैं। और मैम ये एनर्जाइज पहले एकदम सांगा ना। इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, clean lungs, front of the lungs, side of the lungs with light whitish green prana. And back of the lungs with light whitish green and light whitish orange prana. That is also in equal proportion. Means जैसे 3 बार अगर आपने ग्रीन 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 किया है तो 3 टाइम्स ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। एग्जाम्पल दिया है मैंने, राइट? क्लीनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो आपका रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है उसमें लंग्स क्लीन हो गए, थ्रोट चक्रा को भी आप क्लीन करते हो, सेकेंडरी थ्रोट चक्रा को भी क्लीन करते हो, और जो रेस्पिरेटरी ट्यूब होती है, एयर ट्यूब, उसको भी क्लीन करते हो। कौन से कलर प्राणा से? ग्रीन एंड
वायलेट, क्योंकि वो कहाँ से आ रही है, ऊपर से आ रही है। और क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के केस में आज्ञा चक्र को भी क्लीन करते हैं, नोज को क्लीन करते हैं, थ्रोट चक्रा, सेकेंडरी थ्रोट चक्रा, लंग्स भी हो गए हमारे, बैक हार्ट चक्रा को भी हम क्लीन करते हैं। मैम आपने नोज बोला, नोज क्लीनिंग, नोज को कैसे क्लीन करते हैं मैम, लाइक ऐसे डायरेक्शन? ऐसे ऐसे, ओके। ऐसे ऐसे करो, फिर उसके बाद ये वाले हिस्से को भी करो, ये वाले हिस्से को भी करो, क्योंकि फीवर है, इन्फेक्शन है, दुख रहा है माथा, है ना, ऐसे लगता है ना ये पूरा एकदम कंजेस्टेड हो गया है। और अगर फीवर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से, मतलब पेट में कोई इन्फेक्शन है, तो लोकलाइज्ड हम स्वीपिंग करते हैं। अब इन्फेक्शन अगर स्टमक एरिया में है तो स्टमक वाले जो ऑर्गन्स है, लीवर है ना, लीवर को क्लीन करना है, आपके स्टमक को क्लीन करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है, और लोकलाइज स्वीपिंग और एनर्जाइजिंग करना है नेवल को। तुम्ही कुठल्या प्लेस मध्ये बोलला? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन। अच्छा, म्हणजे नॉर्मल जर त्रास होत असेल नेहमी रेग्युलर, तरी देखील आपण हे करू शकतो. हाँ, मैम एक क्वेश्चन था, अगर हम लोग एवरी डे, आप जो बोलते हो एनर्जी क्लीनिंग करने के लिए, लाइक एनर्जी की जो प्रोसेस है, एनर्जी हीलिंग करने के लिए, सो उससे ये सारे जो हम स्टडी कर रहे हैं डिसीजेस, तो वो अवॉइड हो जाते हैं या फिर कैसे हो जाता है? अगर आप रेगुलरली क्लीन करते हो तो अगर किसी तरह का थोड़ा भी कुछ डिस्कम्फर्ट है पेट में, तो रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग हो जाती है ना उसकी। आप रेगुलर पूरा का पूरा हेड टू टो पूरा आप हील करो, साइकोथेरेपी करो, जस्ट क्लीन करो। हार्ट, जब आप बैक हार्ट चक्रा को क्लीन करते हो, इवन हार्ट को भी क्लीन करना होता है वंस इन अ वीक, तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा हार्ट में, हार्ट के मसल्स क्लीन होंगे, स्ट्रेस एनर्जीज रिलीज होंगी, तो हार्ट का फंक्शन भी अच्छा हो जाएगा, उसके सभी हिस्सों को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा। ठीक है, जैसे हम नहाते हैं, अगर हमारे पैर गंदे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सिर्फ पैर को ही धोएंगे, बॉडी को नहीं धोएंगे, है ना, पूरा बॉडी हम लोग नहाते हैं वैसे ही, तो पूरा करने से अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। हम्म अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से फीवर है, तो फीवर का तो हमने कर लिया, अब अफेक्टेड पार्ट का करना है, तो लोकलाइज स्वीपिंग हम लोग करते हैं। कहाँ कहाँ पर, सेक्स चक्रा को क्लीन करते हैं अच्छे से, और प्यूबिक एरिया को। अगर लोअर बैक पेन हो रहा है तो लोकलाइज स्वीपिंग करते हैं लोअर बैक एरिया को, किडनीज को क्लीन करते हैं अच्छे से, यूरेटर्स को क्लीन करते हैं। पुट द चक्रल एक्टिवेटर एंड लेजर क्रिस्टल डाउन, अप्लाई लोकलाइज स्वीपिंग विथ योर हैंड ऑन द मेगमेन चक्रा फॉर अबाउट 30 टाइम्स। तो जब मेगमेन चक्रा को आप कर रहे हो तब आप अपना क्रिस्टल और एक्टिवेटर दोनों को आप रख के और हाथ से क्लीन करेंगे। कितने बार? शेवटचं सांगा ना मॅम, लास्ट लाईन काय होती? लास्ट लाइन ये है कि जब भी मेगमेन चक्रा को क्लीन करते हैं तो हाथ से करना चाहिए, अच्छा मैम, क्रिस्टल की मदद से नहीं करना है। अच्छा,
ठीक आहे. प्रत्येक केसमध्ये ना. हा, मेगमेन चक्रा. हा, पण मेगमेनला आपण क्रिस्टल ते खालीच ठेवायचं आणि हातानेच करायचं. हाँ, ओके. आइस के केस में भी हम लोग हाथ से ही करते हैं, हातानेच. है हा. ना. वहां पर भी हम क्रिस्टल को यूज नहीं करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगर फीवर है टॉन्सिलाइटिस की वजह से, सुनते हैं ना उसको टॉन्सिल्स आ गए, पर उसको टॉन्सिल्स आए नहीं, उसको ऑलरेडी भगवान ने सबको दिए हैं, उसमें इन्फेक्शन होता है, उसको बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस. ठीक है. सो अप्लाई लोकलाइज स्वीपिंग एंड एनर्जाइजिंग थॉरली ऑन द जॉ माइनर चक्रास. हमारे जो जॉ माइनर चक्रास हैं उनको अच्छे से क्लीन करते हैं और एनर्जाइज करते हैं. फिर थ्रोट चक्रा को, सेकेंडरी थ्रोट चक्रा को, क्योंकि ये पूरा अफेक्टेड पार्ट आ जाता है ना, ये वाला हिस्सा पूरा. और फिर एनर्जी को सिक्योर करते हैं और कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करते हैं. और डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर. अगर पेशेंट की कंडीशन अच्छी नहीं है तो इस प्रोसेस को 2 बार करते हैं दिन में रिपीट. अगर और ज्यादा उसको हीलिंग की जरूरत है तो इस प्रोसेस को दिन में 3 से 4 बार भी रिपीट कर सकते हैं. डिपेंड करता है कंडीशन क्या है. मॅम, ते आयसीयूचे पेशंट्स असतात ना, तर ते Yes. सिरियस असतात ना. हाँ, मॅम, मग त्यांना खूप वेळा करावं लागतं का? हाँ, डिपेंड करता है. हम लोग उसमें भी स्कैन करते हैं कि इस पेशेंट को कितने बार हीलिंग की जरूरत है. 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार स्कैन करके फिर हम लोग डिसाइड करते हैं. और फिर उसके बाद उसका टाइम सेट करते हैं कि इस टाइम पे ओके. ये हीलिंग जाएगा, फिर इस टाइम पे जाएगा, फिर इस टाइम पे जाएगा, फिर इस टाइम पे जाएगा. ओके. कोविड के टाइम में ये सब बहुत हुआ है. तब फिर हम लोग ना एक एक पेशेंट के सामने उसका टाइम लिख देते थे. तो दीदी ये तो कैसे डिसाइड करेंगे क्या कि कितनी देर बाद या कितने टाइम, जैसे कई बार, जैसे मेरे साथ में शायद ये गलती हुई है कई बार. जैसे कभी कभी लगता है कि कोई बहुत ज्यादा सीरियस होता है तो दिन में 4 बार मिनिमम उसको दी है हीलिंग, हालांकि इफेक्ट आते हैं, बट क्या ऐसा नहीं करना चाहिए या कुछ ऐसा फिक्स टाइम होता है, स्कैनिंग का कुछ रूल होता है? नहीं नहीं नहीं, स्कैनिंग का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है. आप किसी भी वक्त स्कैन कर सकते हो, चेक कर सकते हो. जैसा कि अगर किसी को फीवर आया है, आपने उसको मेडिसिन दे दी है ना. फिर वापस अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा सा ना इसका बॉडी का टेम्परेचर कुछ हाई लग रहा है, तो अगेन आप चेक करोगे उसको, है ना. तो चेक करने से आपको पता लगता है कि हाँ भाई इसको फीवर है या नहीं है, मतलब बॉडी में फीवर है या नहीं. नहीं, ठीक है. जैसे हाँ, मेरे साथ हाँ, में आगे कैसे. हाँ, आगे आगे सुन लो थोड़ा सा. तो क्या है, जब हम चेक कर लेते हैं कि चलो भाई अब इसको फीवर है नहीं, लेकिन फिर भी फीवरिश अभी भी है, दैट मीन्स एनर्जी बॉडी में वो फीवर एनर्जी है, तो उसको मेडिसिन हमको फिर से देने की जरूरत है, प्लस उसको हीलिंग भी करने की जरूरत है. तो उसमें चेक करते हैं हम, चक्रास का कंडीशन चेक करते हैं. तो चक्रास का कंडीशन चेक करने से पेशेंट का कंडीशन समझ में आता है. और नंबर ऑफ हीलिंग रिक्वायर्ड जब हम वो स्कैन करते तो उससे भी पता चलता है. 1 हीलिंग, 2 हीलिंग, 3 हीलिंग्स, 4 हीलिंग्स, जिसमें एनर्जी मैक्सिमम आती है, मतलब उतने हीलिंग का रिक्वायरमेंट उस पेशेंट को है. क्लियर? आगे बढ़े. मॅम, हम्म असं असतं का, म्हणजे आता लवकर फास्ट रिकवर व्हायचंय तर हम्म जास्त हिलिंग करता येते? फास्ट नॉर्मल रिकवर केस. होने की स्थिति नॉर्मल केस. नॉर्मल केस है तो ज्यादा करने का जरूरत नहीं है. क्यों करना है? म्हणजे आज समजा आता केलं, मग परत हाँ, दुपारी केलं, मग परत संध्याकाळी केलं, मग ते. नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड. आप स्कैन करो, इफ इट इज रिक्वायर्ड तभी आप करो, नहीं तो मत करो. ओके. है म्हणजे ना. ऑलरेडी ते मेंटेन असतं, त्याला पुन्हा करायची गरज नसते.
नसते, पण तरीही चेक केल्यानंतर जर असं वाटलं, चेक करने से अगर पता लगता है कि नहीं यार उसका हार्ट चक्रा डिप्लीटेड आ रहा है, बैक हार्ट चक्रा, या फ्रंट सोलर बड़ा आ रहा है, या बैक सोलर डिप्लीटेड आ रहा है, दैट मीन्स गड़बड़ियां हो रही है ओके। ना। बेसिक बेसिक बहुत ज्यादा ही बड़ा आ रहा है ना, कंजेस्टेड है बेसिक चक्रा, साइज उसका बड़ा आ रहा है, लेकिन एनर्जी लेवल देखा तो एनर्जी कम आ रही है, मतलब गड़बड़ियां हैं। बराबर। ठीक है, तो चेक करो, चेक करके फिर रिपीट करो प्रोसेस. आणि मॅम असं काही म्हणजे आपण स्कॅन करूनच ठरवू शकतो ना की हा पेशंट मग तो फिजिकली किंवा मेंटली त्याला गरज आहे ओके त्याच्यावर, तर त्याला किती दिवसाची हिलिंग आहे हे पण आपल्याला स्कॅन करूनच फायनल त्यांना सांगायचं असतं. येस. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. मैंने शायद आप लोग को बताया था या नहीं मुझे नहीं पता, शायद बताया था ऐसा लग रहा है. एक अच्छा मारवाड़ी फैमिली की लड़की का केस आया था हमारे पास. वो केस आया था कुछ 6 तारीख को. वो लड़की आईटी प्रोफेशनल, 3 जुलाई को वो जहाँ रहती थी वहां से वो निकल गई. कहाँ निकली, क्या हुआ, क्या नहीं, कुछ नहीं पता. घर वाले अच्छा रिच फैमिली, घर वालों को ये कि वो तो हमारे यहाँ आने वाली थी बट अभी तक तो आई नहीं. फिर कहाँ गई, कुछ रीजन, कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन, कंडीशन, और वो लोग उस चीज को लाइक इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे. हमारे पास में केस तभी आया था 3 तारीख को जाने के बाद में 6-7 तारीख को कि कुछ कर सकते हैं क्या, या वो लड़की वापस आएगी क्या. तो उस समय में जो एनर्जी थी वो ऐसी थी कि वो लगभग 17 तारीख तक के उसके बारे में जानकारी भी मिलती है, वो लड़की वापस आने के चांसेस थे. हमारे पास में उसके पेरेंट्स ने जब कांटेक्ट किया, उनके एक रिलेटिव ने किया था तो हमने बताया था. फिर जब उसके खुद के पेरेंट्स ने कांटेक्ट किया तब तक के बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कुछ भी करके तब तो अब वो ऐसे जगह में खड़े थे कि आप लोग कुछ भी करो, कितना भी पैसा लो, लेकिन ये लड़की हमारी वापस आए. और फिर जब स्कैनिंग की, पेंडुलम डाउजिंग किया, मतलब 2-3 लोगों ने हमने किया, अलग अलग वक्त पे किया, तो कहीं से भी एनर्जी नहीं आ रही थी और उस लड़की के आने के चांसेस भी 0 हो चुके थे. तो जब उनसे हमने समय मांग करके और उनको बोला था कि आप थोड़ा समय दीजिए, तब हम आपको वापस बताते हैं. फिर हमने जब उनका कॉल आया दोबारा, तो हमने उस केस को लेने से मना कर दिया, क्योंकि आने के चांसेस 0. उनका ये कि आप कितना भी पैसा लो, कैसे भी करके वापस ले आओ. हमने बोला ऐसा नहीं हो सकता है. जो हमारे एनर्जीज हमको इंस्ट्रक्ट करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रहे हैं. 6-7 तारीख के आसपास अगर कुछ कर सकते थे तो हो सकता था कि ये चीजें आज की तरह नहीं होती थी, बट आज अब स्थितियां बदल चुकी हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता. और ये भी है कि शायद ही उसके बारे में अब कुछ पता चले. उस लड़की को जाकर के परसों 1 महीना हो जाएगा, कुछ अता पता उसका नहीं है, कुछ भी नहीं. और ये महसूस हो रहा है कि उसकी डेथ हो चुकी है, और वो भी पानी में, पानी वाटर बॉडी में जाकर के ही उसकी डेथ हुई. कार्ड रीडिंग किया, कार्ड रीडिंग में भी अच्छे से शो हो रहा है, मतलब किसी भी तरह से कुछ भी नहीं पता लग रहा है.
एनीवेज चीजें होती है। तो एनर्जी जब हम स्कैन करते हैं तो स्कैनिंग से बहुत कुछ पता लगता है। मॅम मला एक विचारायचं होतं, आता तुम्ही म्हणालात ना 5-6 तारखेला केलं असतं तर आजच्या सारखी परिस्थिती नसती. तर नसती, मग हाँ आपण त्यांच्या प्रारब्धात किंवा कर्मात आपण हिलिंगद्वारे आपण असं काही चेंज नाही करत ना? म्हणजे असं आता नहीं समजा एक्चुअली देखो, आज अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर ट्रीट करता है, वो ठीक होता है, तो क्या उसका कर्मा बदल रहे हैं? हम उसका कर्मा बिल्कुल भी नहीं बदल रहे हैं, लेकिन उसका कर्मा था कि उसको ट्रीटमेंट मिले, वो उसमें से बाहर आए, ठीक हो, ये उसका कर्मा था। जो अच्छा तकलीफ हुई वो तो हाँ, हुई, जो तकलीफ हुई वो तो हुई, उस चीज के थ्रू वो जा रहा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन उसका कर्मा कहीं राइट ट्रीटमेंट मिल करके ठीक होने का भी है। अच्छा म्हणजे ह्या मुलीचा तसा कर्म नव्हता ना, तिच्या आई नहीं था, वडिलांचा नव्हता, हाँ म्हणून मग त्यांना एग्जैक्टली, डिले झाला. एग्जैक्टली। ओके. म्हणजे त्यात आपला हिलरचा काही रोल नसतो. नहीं, अपना हम लोग सिर्फ एक माध्यम है। हमने उनको तभी भी बताया था, हमने उनको, जो उनके रिलेटिव ने संपर्क किया था, हमने उनको बताया था कि देखिए, देर मत करिए, देर करने से स्थितियां हमारे हाथ में नहीं रहेंगी। वो उनके रिलेटिव थे जिन्होंने हमको संपर्क किया, अब उनसे उन तक के बात पहुंची पेरेंट्स तक, और पेरेंट्स ने रिवर्ट करने तक के बहुत समय निकल गया। तो ऐसा सब होता है, हम किसी का कर्मा नहीं ले सकते, पर अगर कोई हमारे पास में आया, दैट मीन्स हमारा भी कुछ कर्मा है उनके साथ, उनका भी कुछ कर्मा है। सो मैम जब वो व्यक्ति एक्चुअली जीवित नहीं रहता, सो एनर्जीज भी डिटेक्ट होना बंद हो जाते हैं कंप्लीटली। हाँ, नहीं मिलता है, एनर्जी मिलती नहीं, नहीं मिलती है। सो लोअर इज रूटिंग देयर भी एनी उसका नील, लोअर रूटिंग नील, अपर कनेक्शन नील, नहीं मिलता है। सो मैम ऐसा कोई है जो ट्रैक कर सकता है फॉर द सोल्स? कैसे? जैसे आप अभी पेंडुलम डाउजिंग करते हो, जिससे एनर्जी से हमें पता चल जाता है एक जीवित व्यक्ति कहाँ पे है। हम्म, सो इज देयर एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर सोल्स कि जैसे पता चलता है वो सोल कहाँ पे है? ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है? नो, आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट दिस, क्योंकि ये नहीं, पता नहीं, इट्स नॉट रिलेटेड, बट या। हाँ बट हाँ, पेंडुलम की मदद से आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो, वो भी फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज एनर्जी इज देयर ना। ये हम मेरिट वाले एनर्जी को ही स्टूडेंट है ना, फाइंड, हाँ। बोल रही हूँ, मेरिट वाले स्टूडेंट ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना पकड़ के। चलो ठीक है। नहीं, मॅम तो मुझे पण उसके तेच लिए था करणार आहे ती. मुझे इसके लिए था कि क्या हम उस लड़की के सोल को ढूंढ सकते हैं, बिकॉज यू सेड कि वो वाटर में ड्राउन होके या फिर ऐसा कुछ, शी इज नॉट अलाइव। सो इसके लिए आई वाज क्यूरियस कि क्या ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो वो सोल को ढूंढ हाँ, सकता है, उस सोल का लोकेशन? पेंडुलम डाउजिंग की मदद से हम ये कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। वी शुड नॉट वी शुड इंटरप्ट देम। हमें उनका जो एरिया है, बोलते हैं ना कि उनके क्षेत्र में हमको जाना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट इंटरफेयर। सो मैम इफ वी गेट एनी क्लाइंट, तो उनको हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, राइट? लाइक वी डोंट वांट टू टेक दिस केस, हाँ, ऐसे? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और वही हमने वही। किया, हमने वही ओके। किया कि भाई हम नहीं ले सकते हैं, हमें आप लोग माफ करिए। नहीं, आप लोग लीजिए, कितना आपका फीस है वो आप बताइए। हमने बोला फीस का तो कोई मैटर ही नहीं, हम नहीं ऐसा कर सकते, ऐसा क्योंकि रात्रि, हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं यही बोल रही हूँ, रात्रि का केसेस से होते हैं बहुत। नहीं रहते रे भाई, और केसेस भी ना बहुत तरह तरह के रहते हैं, बहुत तरह तरह के। और ऐसे मिसिंग वाले केसेस आते हैं, जैसे जा करके एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कुछ घंटे हुए। तो ऐसा भी हुआ है कि सेम डे अगर कोई चला जाता है घर से, तो विद इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स, कुछ घंटों में
32 घंटों में, 48 घंटों में, 72 घंटों में वो फटाफट आ जाते हैं, क्योंकि प्रोसेस चालू हो जाता है उनके ऊपर वर्क करने। मैं हूँ क्या एव्हिडन्स काय म्हणतात साक्षीदार मी एका Yes. केसची साक्षीदार आहे हमारे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत बहुत। ठीक है, तुसी होता ग्रेट हो तुसी ग्रेट हो तुसी ग्रेट हो है। ग्रेट ऊपर वाला है, अपन ग्रेट नहीं है, अपन सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हाइपरटेंशन या हाई बीपी पर। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नहीं तो आज भी हमारे को और समय लेना पड़ जाएगा। मला जायचं आहे वेळेवर मला ऑलरेडी ऑफिसचा फोन आला आहे तुम्ही हाँ, कब कुठे जाना है? आहे अरे बापरे, फील्ड मी म्हणते मी फील्डवर आहे मी काम करत आहे जाऊन फोटो टाकायचे आहेत अच्छा कौन सी फील्ड, कैसी फील्ड बताओ। मग ते बाहेर होते रोडवर त्यामुळे मग म्हटलं सर सर बाहेर आहे फील्डवर आहे तर मी फील्डवरच होते ना मी थोडी घरात होते यस यस, फील्डवर होते स्मार्ट वर्क। ओके मॅम हाय चलो बीपी चलो, हाइपरटेंशन या हाई बीपी, सेम स्टेप्स। चक्रल एक्टिवेटर, रिसीविंग हैंड, लेजर क्रिस्टल, आपका प्रोजेक्टिंग हैंड, कनेक्ट टंग टू योर पैलेट, जनरल स्वीपिंग करना है 5 टाइम्स, 5 लाइन्स। फिर लोकलाइज स्वीपिंग करना है फ्रंट एंड बैक सोलर प्लेक्सस चक्रा, पहले हार्ट चक्रा देन सोलर प्लेक्सस चक्रा पर, विथ लाइट whitish green prana. To clean them, use the puncturing the diseased energy technique and the 6-section chakral cleansing technique. Cleanse also the liver thoroughly. ठीक है। Next step is energize the front and back solar plexus chakra with light whitish green prana, then with light blue prana, क्योंकि सोलर भी बढ़ा रहता है ना गुस्से वाले केस में। गुस्सा है और डर्टी एनर्जी बैक साइड से, स्पाइन से मैग्मेन के थ्रू हेड एरिया में जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। mentally instruct them to become smaller if they are still overactivated after thorough cleansing. तो फ्रंट और बैक सोलर प्लेक्सस चक्रा को क्लीन करके ग्रीन और ब्लू से एनर्जाइज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुट द चक्रल एक्टिवेटर डाउन, नीचे रखते हैं चक्रल एक्टिवेटर। फिर क्या करते हैं, लेजर क्रिस्टल, use the laser crystal only, apply localized sweeping thoroughly on the मैग्मेन चक्रा। आप एक्टिवेटर, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेजर क्रिस्टल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं मैग्मेन को क्लीन करने के लिए, लेकिन एक्टिवेटर की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्टिवेटर लेने का मतलब बहुत सारा एनर्जी आ रहा है, तो हमको उसकी जरूरत नहीं है, जस्ट क्लीन करना है। मैग्मेन चक्रा को क्लीन करते हैं विथ लाइट व्हाइटिश ग्रीन प्राणा से, और पंचरिंग मेथड जो बताया है उससे, पंचरिंग डिजीज एनर्जी टेक्निक से हम क्लीन करते हैं। 6 सेक्शन चक्रा क्लेंजिंग करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एनर्जाइज द मैग्मेन चक्रा विथ लाइट व्हाइटिश प्राणा, देन विथ मोर विथ लाइट ब्लू प्राणा। मैग्मेन चक्रा बड़ा आता है उस केस में, तो हम लोग लाइट व्हाइटिश with light whitish prana, then with more light blue prana, ब्लू से उसको इनिबिट करते हैं मैग्मेन चक्रा को, क्योंकि वो ओवर एक्टिवेटेड रहता है इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। मेंटली इंस्ट्रक्ट करते हैं मैग्मेन चक्रा को कि वो छोटा हो जाए, और उसका साइज फिर से चेक करते हैं, तो बैकहार्ट चक्रा से हाफ या 1/3 होना चाहिए। और अगर हम अच्छी तरह से करते हैं तो फटाफट हमको इम्प्रूवमेंट
दिखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाउ टू यूज क्रिस्टल्स फॉर कलर प्राणिक हीलिंग। एडवांस प्राणिक हीलिंग जब हम करते हैं तो वहां डिफरेंट कलर प्राणस को हम लोग यूज करते हैं। तो color prana can be projected using a clear quartz crystal. You can use a natural laser quartz crystal or a clear quartz crystal that has been cut and shaped into a laser crystal. The pranic energy coming out of the clear laser crystal is white prana. Therefore, it is easy to use for projecting color pranas. तो आप किस तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हो कलर प्राणास? लेजर क्रिस्टल की मदद से। हाउ डू यू प्रोजेक्ट कलर प्राणास यूजिंग लेजर क्रिस्टल? कैसे कर सकते हैं? तो चक्रल एक्टिवेटर को आप रिसीविंग हैंड में रखोगे, लेजर क्रिस्टल को प्रोजेक्टिंग हैंड में रखोगे, टंग टू पैलेट कनेक्ट करोगे और कलर प्राणा को प्रोजेक्ट करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं मेजर चक्रास पर, जैसे कि बताया है ना, थ्रोट हैंड चक्रा टेक्निक, बेसिक हैंड चक्रा टेक्निक, क्राउन हैंड चक्रा टेक्निक। तो हाथ में आपके क्या है? लेजर क्रिस्टल है। दो हैंड बेसिक हैंड चक्रा टेक्निक मतलब बेसिक चक्रा पर आप फोकस करोगे और हैंड पर फोकस करोगे और आप क्रिस्टल की मदद से वो कलर प्राणा को प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। तो पता है सारे कलर प्राणा की प्रॉपर्टीज पता है ना, कि रेड प्राणा कैसा होता है, ऑरेंज कैसा होता है, ग्रॉस येलो कैसा होता है, ऑरेंज रेड प्राणा कैसा होता है, ऑरेंज येलो प्राणा कैसा होता है, मालूम है ना सबकी प्रॉपर्टीज? आगे बढ़े क्योंकि ये कैसा पता है इसलिए। कैसा होता है मतलब उसकी आप जैसे गर्म होता है, प्रॉपर्टीज, ठंडा होता है, ऐसा ऐसा बोल रहे हाँ हैं? हाँ हाँ। ठीक और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? आ, क्या वो किसी चक्रा के साइज को बड़ा करता है या छोटा करता है, और क्या इफेक्ट होता है? सीमेंटिंग इफेक्ट होता है, स्टिमुलेट करता है, रैपिड हीलिंग करता है, बोन्स के केस में यूज करते हैं, ऐसा वो प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, सबको पता है ना? आगे बढ़ते हैं। और ये भी पता है कि डार्क कलर प्राणस को हम लोग यूज नहीं करते हैं, है ना? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनका जो इफेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। और ऑरेंज प्राणा को हम कहाँ कहाँ यूज नहीं करते हैं वो भी पता है। आईज में, हेड में, हार्ट में, स्प्लीन में, लूज बॉल मूवमेंट में, प्रेग्नेंट वुमेन में, डाइंग पेशेंट्स में। और रेड प्राणा और वायलेट प्राणा को एक साथ हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि डबल डोज हो जाता है। रेड प्राणा एंड व्हाइट प्राणा ना? वायलेट, 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 यस। क्योंकि जो प्रॉपर्टी रेड प्राणा की है वही वायलेट प्राणा की है, बट वायलेट प्राणा को हम यूज करते हैं हार्ट, हार्ट से ऊपर के ऑर्गन्स के लिए, और जो रेड प्राणा है हार्ट और उससे नीचे के एरिया में, एक्सेप्ट स्प्लीन।
तो आपका जो क्रिस्टल है उसका जो एनर्जी लेवल है उसको मेंटेन रखने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हमको क्रिस्टल को समय समय पर क्लीन करते रहना चाहिए, उसको चार्ज करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर वो कंटामिनेट होता है तो वो टूट जाता है। ऐसे ही हमारे ब्रेसलेट्स के साथ में भी है, हमारे पेंडेंट्स के साथ में भी है। क्योंकि अक्सर जो प्रोसीजर क्लेंजिंग का बताते हैं फॉलो नहीं होता है, उस केस में फिर वो ब्रेसलेट्स हुए, पेंडेंट्स हुए या और भी जो क्रिस्टल का सामान होता है वो टूटता है। मैम आपने प्रोसेसेस कौन से बोले उसमें? क्लेंजिंग का बताया था ना, उसको टैप वाटर से क्लीन करो, वॉश करो, वही। मैम पॉइंट क्लेंजिंग और आपने जो पॉइंट्स बोले वो ये इन डेप्थ पता चल गया। बताना है, क्या बताना है? मैम आपने जो पॉइंट्स बोले ना अभी, मेंटेनिंग एनर्जी लेवल ऑफ लेजर क्रिस्टल्स के लिए, सो यू सेड क्लेंजिंग, और कुछ तो पॉइंट्स आपने बोले ना, वो सिर्फ पॉइंट्स बता प्यूरिफाई। दीजिए। ओके ओके ओके, ठीक है ना। तो जो आपका लेजर क्रिस्टल है उसकी पोटेंसी को इंक्रीज करने के लिए जो क्रिस्टल है उसको समय समय पर क्लीन करते रहना है, ताकि कंटामिनेशंस उसमें से आप क्लीन कर सको, रिमूव कर सको, प्रॉपरली चार्ज करना है उसको, ताकि उसकी जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो बढ़ जाए। क्योंकि अगर डर्टी एनर्जी से कंटामिनेट होता है क्रिस्टल तो वो टूट जाता है। बिकॉज और ज्यादा उसमें डर्टी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी नहीं रहता है। So in normal daily activities and also during healing sessions, the wearer may sometimes experience wholesome emotions as well as a lot of stress, anger, irritation, and other negative emotions. The crystal, being a subtle energy condenser, will absorb different types of energies, including dirty energy also. तो अगर वो डर्टी रहेगा तो उसका पोटेंसी कम हो जाए। से हम उसको चार्ज कर सकते हैं। First is through pranic breathing. So this method is suitable for people who do not believe in the existence of nature, spirits, angels and higher beings. तो ऐसे केस में क्या करते हैं? Cleanse your crystal thoroughly using the salt solution technique and electric violet light. क्योंकि electric violet light is very very powerful. तो salt solution लेते हैं, उसमें उसको एक बार वॉश कर लेते हैं, फिर उसको क्लीन करते हैं इलेक्ट्रिक वायलेट या ब्रिलियंट वायलेट प्राणा से, उसको क्रिस्टल को क्लीन करते हैं। ये एक मेथड हो गया। मॅम परत सांगा ना हे आत्ताच। सॉल्ट वॉटर बॉल
में उसको रखते हैं थोड़ी देर क्रिस्टल को, या फिर उसको वॉश कर लेते हैं उससे सॉल्ट के पानी से, फिर उसको ब्रिलियंट वायलेट प्राणा से क्लीन करते हैं. दोन्ही ना मॅम, दोन्ही म्हणजे किती वेळ ठेवायचं असं काही आहे का? एक 20 मिनट आधा घंटा आप छोड़ सकते हो उसमें, जास्त या फिर वेळ नाही, अर्धा नहीं, या तास. फिर आप नहीं, हाँ इतना सफिशिएंट है. हाथ में नमक लो, नमक उसको पूरे पे लगाओ थोड़ा गीला करके, फिर उसको धो दो, ये भी कर सकते हो. ठीक है, फिर क्या करना है, वॉश हो गया, फिर उसको डू 5 साइकिल्स ऑफ प्राणिक ब्रीदिंग, 5 टाइम्स इनहेल होल्ड एक्सेल होल्ड, ऐसा एक साइकिल हुआ, ऐसे 5 साइकिल्स आपको ब्रीदिंग करना है. और आपके दोनों हाथों को इस तरह से उसके ऊपर रखना है, दूर, तो आपके पाम चक्रा से वो प्राणिक एनर्जी उसको जाएगी. कंटिन्यू डूइंग प्राणिक ब्रीदिंग फॉर अबाउट 20 साइकिल्स, 20 साइकिल्स आपको करने हैं. एंड चार्ज द क्रिस्टल विथ प्राणिक एनर्जी. तो क्रिस्टल आपके चार्ज हो जाएंगे प्राणिक एनर्जी से, और क्रिस्टल को इंस्ट्रक्ट करना है एब्जॉर्ब द प्राणिक एनर्जी यू आर प्रोजेक्टिंग. फिर उस एनर्जी को स्टेबलाइज करना है, सिक्योर करना है उसमें, जो कि आपने प्राणिक एनर्जी प्रोजेक्ट किया हाथ से. क्रिस्टल को आपने इंस्ट्रक्ट किया कि एब्जॉर्ब करो, और जब एब्जॉर्ब हो जाए तो क्रिस्टल को बोलना है स्टॉप एब्जॉर्बिंग द प्राणिक एनर्जी. सेकेंड मेथड है चार्जिंग अ क्रिस्टल विथ सोलर, एयर एंड अर्थ प्राणा. अगर हमको अपने क्रिस्टल की पोटेंसी को और बढ़ाना है, जो कि ऑलरेडी हमने उसको चार्ज किया है, तो हम क्या करते हैं, चार्ज क्रिस्टल को उनकी पोटेंसी को इंक्रीज करने के लिए मेंटली या वर्बली हम इंस्ट्रक्ट करते हैं एब्जॉर्ब प्राणिक एनर्जी फ्रॉम सन, एयर एंड अर्थ. तुमचं मागणी कसं करायचं? फर्स्ट प्रोसीजर के बाद में क्रिस्टल्स को इंस्ट्रक्ट करना है, उसको थोड़ी देर धूप में रखना है, और या फिर ये भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि अगर थोड़ी बहुत भी धूप आ रही है कि एब्जॉर्ब सन प्राणा, एयर प्राणा, हवा में भी प्राणा है, एंड द प्राणा फ्रॉम अर्थ. अर्थ प्राणा को एब्जॉर्ब करो, एयर प्राणा को एब्जॉर्ब करो, और सन प्राणा को एब्जॉर्ब करो. मैम, अभी बारिश के दिनों में सिंस सन मिलता नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, सो उस टाइम पे फिर कैसे कर सकते हैं? सो इंस्ट्रक्शन से वैसे हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता, सन इज ऑलवेज देयर ना. अगर सन ऐसे नहीं आ रहा है तो भी उजाला है, दैट मीन्स सन इज देयर. तो सन प्राणा, एयर प्राणा, एंड द प्राणा एंड अर्थ प्राणा. उसको आप ग्रास में भी रख सकते हो, घास में रखो, तो वहां से अर्थ प्राणा को वो लेगा, सन प्राणा भी आ जाएगा, एयर प्राणा भी मिल जाएगा. फिर क्या करना है, और साफ सुथरी जगह पे रखना है क्रिस्टल को. ऐसा नहीं कि कोई सेप्टिक टैंक है नीचे, उसके ऊपर आप नहीं रखना है. अब क्या है, you can program your crystal in the morning and go back to it much later. So once the crystal has been highly charged, instruct it to stop absorbing pranic energy. और फिर ये सारी एनर्जी को
सिक्योर करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं, सिक्योर 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 और स्टेबलाइज। Next step is consecration. Charging and programming crystals in an open area. So consecration is more powerful than using pranic breathing and are instructing crystals to charge themselves with pranic energy. Consecrating crystals is best done in a clean open area since they will also be absorbing pranic energy from the sun, the air and the earth. Before consecrating your crystal, they must be cleansed thoroughly. In the old Christian rituals, cleansing was called exorcism. क्रिस्टल्स को क्या हम लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं? एब्सॉर्ब द ब्लेसिंग्स एंड द प्राणिक एनर्जी नाउ। फिर रुकते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप हम लोग हेल्प इन्वोक करते हैं हीलिंग एंजल्स को, हीलिंग मिनिस्टर्स को और होली बीइंग्स को। To the holy masters, holy gurus, healing angels, healing ministers, beings of light and all the great ones, thank you for charging these crystals with divine blessings, divine love, divine mercy and divine healing energy with thanks and in full faith. Instruct the crystals, absorb the blessings and the pranic energy now. अर्थ प्राणायाम। वो तो कर चुके हैं हम लोग पहले भी, लेकिन इंस्ट्रक्शंस कैसे देने हैं वो समझ लो। To the nature and angels of the sun, the air and the earth, thank you for charging these crystals with sun prana, air prana and earth prana with thanks and in full faith. इन्वोक किया, फिर इंस्ट्रक्ट करते हैं क्रिस्टल्स को एब्सॉर्ब एंड स्टोर प्राणिक एनर्जी फ्रॉम द सन, एयर, द अर्थ राइट नाउ। Absorb only clean, healthy pranic energy. Continue absorbing until you are instructed to stop. पार्ट 4 आता है ऑटोमेटिक रिचार्जिंग। तो हम लोग मेंटली क्रिस्टल्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं, you will automatically draw in pranic energy from the assigned healing angels, healing ministers, beings of light and the great ones every time you are used for healing. So we नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करते हैं। आफ्टर कॉन्सिक्रेटिंग द क्रिस्टल्स इट इज इम्पोर्टेंट टू गिव थैंक्स। तो थैंक्स गिविंग करते हैं टू द सुप्रीम बीइंग और गॉड, थैंक यू अगेन फॉर द ब्लेसिंग्स विद थैंक्स एंड इन फुल फेथ। टू द हीलिंग एंजल्स, हीलिंग मिनिस्टर्स, बीइंग्स ऑफ लाइट एंड द ग्रेट वंस, thank you again for the divine blessings with thanks and in full faith.
3 बार हम लोग थैंक्स गिविंग करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एंड ऑफ कॉन्सिक्रेशन ऑफ क्रिस्टल्स। Mentally or verbally instruct the crystal, stop absorbing more energy now. Stop absorbing more energy now. Last step है ये। So be it. फिर क्या करते हैं? Secure करते हैं the absorbed energy by painting it with light blue. When not in use, wrap the consecrated crystals in a silk cloth. जब आपके क्रिस्टल्स इस्तेमाल में नहीं है तो सिल्क के कपड़े में उसको रैप करके रखो। मॅम त्याला ओपन नाही ठेवत ना, बंदच ठेवतात? हाँ, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते रहते हैं इसलिए। मग ते देवघरात ठेवताना पण बंद करून ठेवायचे का? अगर नहीं, आपका जो लेजर क्रिस्टल है, एक्टिवेटर है और बाकी क्रिस्टल्स भी हैं, उनको तो आप एवरीडे क्लीन कर रहे हो ना। क्लीन करून परत ते बंद करून ठेवायचं असं? हम्म। एक बार आप पूरी जो कॉन्सेक्रेशन करने की क्रिस्टल का जो प्रोसेस है वो आप बता सकते हो? आई थिंक ये वर्ड मैंने उसमें सुना था, ऑथेंटिक एंड कॉन्सिक्रेटेड क्रिस्टल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सेम कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस है, राइट? सो हाउ डू वी डू दैट एग्जैक्टली? बताया ना, ये सारा प्रोसीजर रहता है। पहले उसको सॉल्ट वाटर से क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद में उसके भी पहले इन्वोकेशन करते हैं, इन्वोकेशन करने के बाद फिर हम लोग क्लीनिंग का प्रोसेस चालू करते हैं। या तो डायरेक्टली सॉल्ट लेकर के उससे क्लीन करते हैं या फिर सॉल्ट वाटर से उसको क्लीन करके और फिर उसको हम लोग रख देते हैं, रख के और इंस्ट्रक्ट करते हैं कि प्राणिक ब्रीदिंग करते हुए, हम लोग प्राणिक ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड करते हुए हमारे दोनों पाम चक्रा से हम लोग जो एनर्जीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं क्रिस्टल को कि ये जो प्राणिक एनर्जी हम एब्सॉर्ब कर रहे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्लीज एब्सॉर्ब द प्राणिक एनर्जी रिफ्लेक्टेड और प्रोजेक्टिंग फ्रॉम माय पाम। ठीक है, ये हो गया एक तो मेथड, ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, फिर हमने जो हमारे नेचर बीइंग्स हैं, वाटर, आकाश, फायर, अर्थ, है ना, फिर ये सारे बीइंग्स को हम लोग फिर इन्वोक करते हैं। इन्वोक करके और जो क्रिस्टल है ऑलरेडी हमने उसको प्राणिक एनर्जी से चार्ज किया है, उसको हम लोग कहीं पर ग्रास के ऊपर रख सकते हैं, घास के ऊपर, और उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तुम एब्जॉर्ब करो एयर प्राणा फ्रॉम द एनवायरमेंट और अर्थ प्राणा फ्रॉम अर्थ और सन प्राणा। कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करते रहो जब तक कि हम तुमको एब्जॉर्ब करने से रुकने का इंस्ट्रक्शन नहीं दे देते। ठीक है, वो हो गया। फिर उसके बाद में फिर हम लोग फिर एक और मेथड होता है कि हम बोलते हैं क्रिस्टल्स को हम ऑलवेज क्लीन रखते हैं, क्लीन रखते हैं।
मतलब उनको टैप वाटर से वॉश करके अच्छे से क्लीन कपड़े से उसको वाइप करके रखते हैं, ताकि ऑलवेज जब भी जरूरत रहे तो ऑटोमेटिकली वो नेचर प्राणा को एब्जॉर्ब करके रिचार्ज हो जाए। इसके लिए क्रिस्टल हमेशा क्लीन रखने की जरूरत है। फिर क्या करते हैं, थैंक्स गिविंग करते हैं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। आर क्रिस्टल्स को भी इंस्ट्रक्ट करते हैं कि स्टॉप अब्सॉर्बिंग मोर एनर्जी नाउ, सो बी इट। और उनके सरफेस को लाइट व्हाइटिश ब्लू प्राणा से सिक्योर करते हैं। और अगर यूज में नहीं है क्रिस्टल तो उसको सिल्क के कपड़े में कवर करके रखते हैं। ऐसे ही पेबल्स को भी हम जब यूज करते हैं तो उनको भी ऐसे ही क्लीन रखने की जरूरत है। अगर एक बार हमने पेबल्स को यूज कर लिया, उसके बाद उनको सॉल्ट वाटर टब में एक दिन के लिए छोड़ते हैं। क्या मैम? पेबल्स, पेबल्स मैम जो आप एक्सट्रैक्टर्स की बात कर रहे हो, छोटे 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 छोटे, ओके। पेबल्स, तो वो उनको हीलिंग पेबल्स के बोलते बाद, तो हीलिंग के बाद उनको सॉल्ट वाटर टब में पूरे दिन के लिए रखना है। हैं। हाँ, फिर वापस क्लीन वाटर से उनको वॉश करके फिर आप उनको धूप में रख सकते हो, और अगरबत्ती से भी उनको क्लीन करो। मैम कॉन्सिक्रेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्रेशन का एग्जैक्ट मतलब होता है उसका शुद्धिकरण, पूरी तरह से उनको शुद्ध किया जाता है। फिर उनको सारे ये जो एलिमेंट्स हैं उनसे उनको रिचार्ज किया जाता है। अगरबत्ती का धुआं भी हम उसको देते हैं। और वो प्योरेस्ट फॉर्म में रहते हैं, इसलिए उनको ऑथेंटिक भी कहा जाता है। ऑथेंटिक एंड कॉन्सिक्रेटेड। ठीक। स्टूडेंट्स थे, बैठे हुए थे, तो एक लेडी उसमें से उठ के बोलती है कि मास्टर, आई एम ऑलवेज रेडी टू डू योर वर्क। तो मास्टर बोलते हैं ओके, जब भी कुछ काम पड़ेगा तो जरूर से आपको बोलेंगे, असाइन करेंगे किसी काम के लिए। ठीक है। कुछ समय बीता, फुटबॉलर आया पीछे। मैम 2 मिनिटासाठी मी विचार करायला लागली, आपने बोला कुछ समय बीता, फुटबॉलर आया पीछे। येस। आल्यावर तो फुटबॉल तो खेळत होता म्हणून मग मी हाँ बंद केला आवाज. हाँ फुटबॉलच सुरू होतो. आज घाम एवढा आलाय तरी आज पीटी युनिफॉर्म होता. हाँ, तो समय बीता और आई कुछ। थॉट वहां पे फुटबॉलर आया, रात्रि का जो बोली। मैं भी बाद में, एक्चुअली मेरे स्क्रीन मुझे पे आपका फुल स्क्रीन लगा हुआ था, तो अब मैं बंद करती हूँ। अब मैंने मास्टर का कुछ था, कुछ किसी तरह का कोई फंक्शन था या सेलिब्रेशन था, तो वहां पर कुछ बड़े मॉब को कुछ क्लास कंडक्ट होना था, तो उसके लिए कुछ नोट्स थे, कुछ हैंडआउट्स थे। तो उस लेडी को ये काम दिया गया कि भाई इस पर्सन से तुम कलेक्ट करो और उस जगह में जाके तुमको देना है, इतना ही तुम्हारा काम। उस लेडी को फोन किया कि भाई ये काम है तो तुम कर दो। तो उस लेडी को बड़ा गुस्सा आया और उसने बोल दिया
ये इतना सा काम ये तो कोई भी कर लेगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं इतने छोटे से काम के लिए अपना समय नष्ट करूं। हो गया। उसके बाद वो भी लेडी उस क्लास में थी जहां पर उसको ये सब डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने थे। फिर वही बात हुई, फिर कुछ चर्चा हुई, सब हुआ। फिर से उस लेडी ने बोला, मास्टर कोई भी काम है ना तो आप मुझे जरूर याद करना, आई एम ऑलवेज रेडी। तो मास्टर ने बोला, बट यू आर नॉट रेडी। वाई मास्टर, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो मास्टर ने बोला, आपको एक काम असाइन किया था, आपने नहीं किया। मास्टर इतना छोटा सा काम वो तो कोई भी कर देता, मुझे कुछ बड़ा काम देना। मास्टर ने बोला कि वो जो काम आपको बहुत छोटा लग रहा था वो आपका टेस्ट था। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई बड़ा काम जब आपको मिलता है तो वही बहुत जरूरी होता है या महत्वपूर्ण होता है। आपने उस काम को इतना छोटा समझा, जबकि जो हैंडआउट्स, जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से वहां पहुंचाने थे, जो कि क्लास में सारे स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट होने थे, आपको लगा कि ये काम बहुत छोटा है, लेकिन रियल में ये काम बहुत बड़ा था। वो काम इम्पोर्टेंट नहीं लगा या नहीं रहा।